गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है अपनी क्लास 10 विषय हिंदी व्याकरण, इसमें जो अपना टॉपिक रहेगा क्रिया और धातु। क्योंकि जो व्याकरण का पार्ट है उसमें सबसे पहले जो आपका टॉपिक दे रखा है वो है आपकी क्रिया वाला। क्रिया ऑब्लिक धातु, क्रिया या धातु, क्योंकि संस्कृत में जो है इसे धातु कहते हैं और हिंदी में जो है धातु से ही क्रिया का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। कि जिस शब्द से हमको ये पता लग रहा हो कि कार्य किया जा रहा है, कार्य हो रहा है, जिस शब्द से ज्ञात होता हो वो शब्द आपका क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। इसके बाद जैसे उदाहरण लेते हैं हम, राम दौड़ता है। राम क्या कार्य कर रहा है? राम दौड़ने का कार्य कर रहा है। राम दौड़ने का कार्य कर रहा है तो पता लग रहा है, दौड़ना शब्द उससे पता लग रहा है कि राम चलने का या दौड़ने का कार्य कर रहा है। बच्चा कूद रहा है, क्योंकि बच्चे जो है कौन सा कार्य कर रहा है? कूदने की क्रिया कर रहा है, कूदने का कार्य कर रहा है। तो कूद जो शब्द है उससे पता लग रहा है कि बच्चा कोई ना कोई कार्य कर रहा है। फिर आता है नोट, क्रिया का निर्माण धातु से होता है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है, क्योंकि संस्कृत से ही जो है अपनी हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। तो इनका मानना है कि जो संस्कृत में धातु है उन धातुओं से जो क्रिया का निर्माण हुआ है। जैसे खाना, पीना, लिखना शब्दों में मूल धातु खा, पी और लिख है। खा, पी और लिख है, क्योंकि हिंदी में धातु में ना प्रत्यय लगने से क्रिया का रूप बनता है। संस्कृत की अगर कोई धातु है और उसमें जो ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह हिंदी की जो है क्रिया शब्द बनते हैं, हिंदी में वो क्रियाएं बनती है। जैसे खा प्लस ना, खाना, खा धातु ना प्रत्यय बराबर खाना बन गया। ऐसे पी धातु ना प्रत्यय दोनों को मिला दिया तो पीना हो गया। इस प्रकार से जो है आपकी हिंदी में जो आपकी क्रियाएं बनती है। इसके बाद देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद दे रखे हैं। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग, रचना व अन्य आधार पर। जो अपन देखेंगे वो सबसे जरूरी जो है आपका वो है, सबसे जो जरूरी है वो है आपका, सबसे जो जरूरी है वो है आपका कर्म के आधार पर। और कर्म के आधार पर दो प्रकार की है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किस पे पड़े? कर्म पर पड़े, वहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? आपकी सकर्मक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सकर्मक यानी कर्म सहित, यानी कर्म तो रहेगा लेकिन जो प्रभाव है, जो वाक्य का जो प्रभाव रहेगा या जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? कर्म पे रहेगा। इसलिए कैसी क्रिया जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं, जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है। सुरेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है क्रिया है, पुस्तक है कर्म है, सुरेश जो है करता है। तो पढ़ता है क्या? पुस्तक। तो प्रभाव किस पे जा रहा है? आपकी पुस्तक पर। प्रभाव किस पे जा रहा है? पुस्तक पर। और पुस्तक क्या हो गई? कर्म। पुस्तक क्या हो गई? कर्म। इसके बाद देखते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के भी भेद। तो पहला है पूर्ण एकर्मक क्रिया। पूर्ण एकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का वाक्य में एक ही कर्म हो उन्हें एकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का एक ही कर्म हो उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी। पढ़ी क्रिया है, क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। किसने पढ़ी? मोहन ने पढ़ी। तो जो पढ़ी क्रिया है इसका कर्म कितना है? सिर्फ एक। क्या कर्म कर रहा है? पढ़ने का कर्म कर रहा है।
क्या पढ़ने का? पुस्तक। जो कार्य कर रहा है वो कर रहा है पुस्तक, यानी पुस्तक को पढ़ा कि प्रभाव किससे पड़ रहा है? पुस्तक पर, क्योंकि पढ़ते पढ़ते किस पे खत्म कौन होने वाली है? पुस्तक होने वाली है, तो प्रभाव भी किस पे जा रहा है? पुस्तक पे जा रहा है। इसलिए पुस्तक कैसा कर्म है? एकर्मक, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? पूर्ण एकर्मक क्रिया हो गई। इसके बाद देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक यानी इसमें क्रिया के कितने क्रम मिलेंगे? दो। इसमें क्रिया के कितने क्रम मिलेंगे आपको? दो। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हो, यानी जिस वाक्य में क्रिया के दो कर्म होते हो वो आपका जो है द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कविता ने सीता को पुस्तक दी, कविता ने सीता को क्या दी? पुस्तक दी। यहाँ पे जो दी शब्द है यह आपकी क्रिया हो गया। इसके बाद पुस्तक, किसको दी? सीता को दी क्या? पुस्तक। जो पुस्तक शब्द है यह आपका कर्म हो गया, और कर्म भी कैसा? पहला कर्म। इसके बाद देखते हैं किसको दी? सीता को, तो सीता क्या होगा इसमें? दूसरा कर्म यानी द्वितीय कर्म। और किसने दी? कविता ने, यानी देने वाला जो है कविता है, तो कविता क्या हो गई? कर्ता। तो इस प्रकार इस वाक्य में जो दी क्रिया उसके दो क्रम हो गए, पुस्तक और सीता। तो इस आधार पर जो आपका ये कैसी क्रिया हो गई? आपकी द्विकर्मक क्रिया हो गई। इसके बाद देखते हैं अगली जो क्रिया है वह अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण, अगर कर्म से पहले या क्रिया से पहले अगर कोई ऐसा शब्द हो, अगर वो नहीं लगे तो वाक्य का जो अर्थ वो कैसा हो जाएगा? अपूर्ण। इसलिए यहाँ पे जो उसका नाम भी कैसा है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया। जैसे जिस क्रिया में कर्म के रहते हुए भी, यानी कर्म तो रहेगा, पढ़ रहे हैं अपन क्या है? सकर्मक क्रिया पढ़ रहे हैं तो कर्म तो रहेगा, लेकिन कर्म के रहते हुए कर्म के किसी पूरक शब्द, यानी कर्म के किसी पूरक शब्द यानी क्रिया से पहले कोई ऐसा शब्द की आवश्यकता रहती है, अगर वो शब्द नहीं होगा तो वाक्य कैसा हो जाएगा? अपूर्ण अर्थ वाला हो जाएगा, यानी वाक्य का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, नहीं तो अर्थ अपूर्ण रहता है। ठीक है, जैसे समझते हैं, जैसे राम श्याम को मूर्ख समझता है। राम जो है श्याम को क्या समझता है? मूर्ख समझता है। तो यहाँ पे जो राम है वो कर्ता हो गया, श्याम कर्म हो गया, और जो मूर्ख शब्द है वो आपका क्या है? पूरक शब्द है। समझना क्या हो गया? क्रिया हो गई। समझता है क्या? मूर्ख। तो मूर्ख शब्द अगर अपन हटा देंगे तो वाक्य बन जाएगा राम श्याम को समझता है। अब पता नहीं क्या समझता है, तो अर्थ कैसा हो गया? अपूर्ण हो गया। लेकिन जैसे मैं मूर्ख शब्द लगा दूंगा तो समझ में आता है कि जो राम है श्याम को क्या समझ रहा है? मूर्ख समझ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य है इसमें कैसी क्रिया हो गई? अपूर्ण सकर्मक क्रिया। आपका जो है कर्म के आधार पर जो है क्रिया का भेद था सकर्मक क्रिया, उसके जो अपने तीन पार्ट पढ़े हैं, यानी तीन भेद थे। पहला पूर्ण एकर्मक क्रिया, दूसरा था द्विकर्मक क्रिया, और तीसरा था अपूर्ण अकर्मक क्रिया। आगे की जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया, इसके भी कुछ भेद हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।